नमस्कार, कैसे हो आप सब। आइए नियोजित विकास की राजनीति अध्याय 3 का भाग 3 और कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में आपका तीसरा अध्याय हम 100% पूरा कंप्लीट करवा लें। हालांकि एक और वीडियो की आवश्यकता महसूस हो रही थी और उस दिक्कत को दूर करने के लिए पहले से कुछ पॉइंट्स लिख लिए मैंने पैनल पर, ताकि हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है 40 से 50 मिनट की इस वीडियो में आपका तीसरा अध्याय पूरा हो जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सीरीज आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। एनसीईआरटी का सिलेबस, हर परीक्षाओं में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई नए तथ्य, कई नई जानकारियां आपको इसके माध्यम से प्राप्त होगी। तो एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहते हैं कक्षा 12 की, उनका भी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण कक्षाएं हैं। आप यदि ढंग से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आप लोगों को मार्च में जब एग्जाम देंगे और जब आपका रिजल्ट आएगा मई जून में, तो एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को प्राप्त होगा। देखिए, कोशिश एक ही करनी है कि लगातार इन कक्षाओं को आप देखते रहें, पॉइंट नोट करते रहें, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। देखिए, पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तपस्या वर्तमान समय में है तो वो अध्ययन करने की है। मैं अक्सर कहता भी हूं कि आंधी क्या है तूफान मिले, आंधी आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धरा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस प्यार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। आइए इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि ये जो हमारा भाग है आज का, वो भाग है आप लोगों का 3 नंबर भाग। इनकी इसके पहले हम 2 भाग पढ़ चुके हैं नियोजित विकास की राजनीति अध्याय 3 के। आपको ये 7वां वीडियो है, यहां तक की पॉलिटी आप लोगों को देखनी है। ये तीसरा अध्याय है, इससे पहले के 6 वीडियो आप लोगों को और देखने होंगे। लेकिन इस अध्याय में हमने अब तक किन चीजों का अध्ययन किया, एक सरसरी नजर उसके ऊपर हम लोगों को डाल देनी चाहिए। आइए नियोजित विकास की राजनीति अध्याय 3 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विशेष रूप से एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये कक्षाएं रामबाण साबित होने वाली है। हम अब तक बात कर चुके हैं इस अध्याय में, ये महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि हमारे माइंड में एक डायग्राम होना चाहिए कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। हमने बात की पोस्को प्लांट, जो कि किस राज्य में स्थापित किया गया था, उड़ीसा राज्य के अंदर। हमने वामपंथी और दक्षिणापंथी विचारधारा के बारे में बातचीत की थी कि मजदूरों की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं, दक्षिणापंथी विचारधारा वाले लोग पूंजीपतियों की बात करते हैं। हमने विकास के 2 मॉडल की चर्चा की थी, पूंजीवाद और समाजवाद। और आप जानते हैं कि अमेरिका पूंजीवादी मॉडल का नेतृत्व कर रहा है, सोवियत संघ रूस समाजवादी मॉडल का नेतृत्व करने वाला था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इन दोनों के अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और ये पहले वीडियो की बातें थी। दूसरा वीडियो यदि आप लोग देख चुके हैं तो आपने ये सारे तथ्य पढ़ लिए होंगे। बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 अर्देश्वर दलाल के नेतृत्व में, पंचवर्षीय योजनाओं में हमने पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर को हमने बहुत डिटेल से देखा है। के एन राज के बारे में बात की, पीसी महान लॉबीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और हमने दूसरे वीडियो में देखा था विकेंद्रित नियोजन, यानी कि केरल मॉडल विकास का। किस प्रकार से केरल ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर निवेश करके, बेहतर सुविधाएं देकर विकास का एक नया कॉन्सेप्ट हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वैसे भी आप लोगों को पता है कोविड काल में भी केरल मॉडल काफी चर्चित रहा। लेकिन मुख्य विवाद क्या रहे, हमने जो विकास का मॉडल अपनाया उसमें सबसे पहला था कृषि और उद्योग। चूंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पे ध्यान दिया, इससे एक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसे हम कृषि बनाम उद्योग विवाद के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसी में हमने बात की थी पीसी महान लॉबीज के बारे में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की इन्होंने 1931 में। हमने बात की जेसी कुमारप्पा की और इनकी भी एक परमानेंस किताब के बारे में हमने बहुत ढंग से चर्चा की थी। यह आपने सेकंड नंबर वीडियो में देखा है, पार्ट 2। आइए आज हम पार्ट 3 में क्या चर्चा करने वाले उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आज हम बातचीत करेंगे मुख्य परिणाम क्या रहे, यानी कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एक और विवाद है। एक और विवाद है, एक विवाद तो हम लोगों ने देख लिया है, कृषि बनाम जो है उद्योग विवाद। ये दूसरा जो विवाद है आप लोगों के, वो है निजी क्षेत्र बनाम बहुत अच्छा प्रश्न भी यहां से बनेगा, निजी क्षेत्र बनाम
सार्वजनिक क्षेत्र विवाद, सार्वजनिक क्षेत्र विवाद के बारे में बातचीत हम लोग करेंगे। ये निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र विवाद क्या था, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम लोगों का ये रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य परिणाम क्या रहे। हमने जो विकास की परियोजनाएं चलाई, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके परिणाम क्या रहे थे उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे शुरुआती समय में भारत सरकार के द्वारा भूमि सुधार के हेतु, भूमि सुधार करने के लिए जो कदम उठाए गए वो कितने प्रभावी साबित हुए और कौन से कदम ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1965 और 1967 में देश में जो अकाल पड़ा, उस अकाल की पृष्ठभूमि में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार का खाद्यान्न संकट कितना विकराल था, उसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि इस अध्याय से कोई हो सकता है तो वो होगा हरित क्रांति का। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे हरित क्रांति क्या है, इसके सूत्रपात कौन थे, इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अंत में हम बात करेंगे श्वेत क्रांति की। वर्गीज कुरियन का नाम आप लोगों को याद आएगा यहाँ पर। यहाँ ऑपरेशन फ्लड की हम लोग चर्चा करेंगे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे। आइए बिना देर किए आज हम क्या पढ़ने वाले वो आप सबके मन में आ गया होगा, यहां तक हम लोगों को पहुंचना है। 30 से 35 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इस अध्याय को पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करेंगे और एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ये अध्याय पूरे देखने के बाद। तो सारे वीडियो आप लोग देखिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। बहुत बहुत आभार कि आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं। उसी का परिणाम है कि मेरे घर के रूम से आपके घर तक पहुंचने की मुहिम मैंने प्रारंभ की है। आइए हम प्रवेश करते हैं हमारे इस नए टॉपिक में। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी की दृष्टि से मैं महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। एक एक नंबर के प्रश्न जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, लेकिन कक्षा 12 के लिए क्या प्रश्न बन सकता है, 4 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, आप लोग जानते हैं कि आजादी के बाद में स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के उस समय 2 मॉडल थे। एक मॉडल आप जानते हैं पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। आप लोग ये भी जानते हैं कि पूंजीवादी मॉडल का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था और समाजवादी मॉडल का नेतृत्व सोवियत संघ रूस के द्वारा किया जा रहा था। इसी समय भारत को इनमें से किस मॉडल को अपनाना चाहिए, इस बात को लेकर जो विवाद हुआ उसी की चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो पूंजीवादी मॉडल था इसका नेतृत्व यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि स्वतंत्र भारत के समक्ष या भारत जिस समय आजाद हुआ था, पूरे विश्व में विकास के 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और दूसरा मॉडल था यूएसएसआर के नेतृत्व में समाजवादी मॉडल। क्या थे दोनों मॉडल, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। पूंजीवादी मॉडल के समर्थकों का मानना था, विशेष रूप से पूंजीवादी मॉडल के जो समर्थक थे उनको हम दक्षिणपंथी नाम से जानते हैं। दक्षिणपंथी, ये जो दक्षिणपंथी लोग थे या इस मॉडल के जो समर्थक थे, उनका पूंजीवादी मॉडल के अंतर्गत बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता था। यानी कि आर्थिक क्षेत्र पूरा का पूरा बाजार के अंतर्गत रहेगा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होगी। बाजार ही तय करेंगे कि किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा और कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात खुली प्रतिस्पर्धा होगी, जो ज्यादा बेहतर करेगा, जो अच्छी गुणवत्ता देगा, उसका विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा और बाकी सब पिछड़ जाएंगे। ये एक तरह से निजीकरण था, अर्थात उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार होगा, सरकार का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात सरकार को अहस्तक्षेप की नीति अपनानी है। दूसरा जो विकास का मॉडल था, जो समाजवादी मॉडल था, ये ठीक इसके विपरीत था। इसके जो समर्थक थे उनको हम वामपंथी के नाम से जानते हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात सब कुछ राज्य ही करेगा, अर्थव्यवस्था का निर्धारण भी कौन करेगा, राज्य करेगा। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। सार्वजनिकरण का समर्थन किया, अर्थात सब कुछ सरकार करेगी, निजीकरण नाम की किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी। यानी कि निजीकरण के विरोधी थे ये लोग। निजीकरण को पूर्ण रूप से, निजी उपक्रमों को पूर्ण रूप से खत्म करने की विचारधारा इनकी थी और इनका मानना था कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। आपने समकालीन विश्व में राजनीति वाली किताब में इनको बहुत डिटेल से अध्ययन किया होगा। कुल मिलाकर हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस समय आजाद हिंदुस्तान के समक्ष
विकास की रणनीति हम लोगों को अपनानी थी, देश का नियोजित हम लोगों को विकास करना था और उस नियोजित विकास में हम लोगों को कोई न कोई मॉडल अपनाना था। आप जानते हैं, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। पंडित नेहरू ने इसमें से किसी भी मॉडल की तरफ रुख नहीं किया। हालांकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ जैसे राजनीतिक दल, इवन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का भी मानना था कि हमें अमेरिका के पक्ष में रहना चाहिए। ये तत्कालीन परिस्थितियों के तहत उन्होंने ये बात कही थी। तो जो पूंजीवादी मॉडल था उसके समर्थक भी कुछ राजनीतिक दल थे। समाजवादी मॉडल के समर्थक समाजवादी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वयं कांग्रेस पार्टी समाजवादी मॉडल की समर्थक थी। स्वयं पंडित नेहरू का झुकाव समाजवाद की तरफ था। लेकिन हमने आजाद हिंदुस्तान में न तो पूंजीवादी मॉडल अपनाया, न हम लोगों ने समाजवादी मॉडल अपनाया। अर्थात हम लोगों ने नया जो मॉडल अपनाया उस मॉडल का नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, आजादी के बाद हिंदुस्तान ने विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया? आपका उत्तर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। कौन सा मॉडल? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि हमने कुछ विशेषताएं समाजवादी मॉडल की ली और हमने कुछ विशेषताएं पूंजीवादी मॉडल की ली। अर्थात कुछ विशेषताएं हमने वो ग्रहण की जो कौन चाहते थे? दक्षिणापंथी। कुछ विशेषताएं हमने कौन सी ली? जो वामपंथी लोग चाहते थे। लेकिन न तो पूर्ण रूप से हमने समाजवादी मॉडल अपनाया और न ही पूर्ण रूप से हम लोगों ने पूंजीवादी मॉडल अपनाया। हमने कुछ विशेषताएं, आधी विशेषताएं इसकी ली, आधी विशेषताएं इसकी ली और एक नया मॉडल दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जब हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसके अंतर्गत हमारी भारत सरकार ने कृषि का जो क्षेत्र था, किसानी का जो क्षेत्र था, व्यापार का जो क्षेत्र था, उद्योग का जो क्षेत्र था, वो किन लोगों को दिया? निजी क्षेत्रों के लिए खुला रखा। अर्थात हमने कृषि का सार्वजनिकरण नहीं किया, हमने व्यापार का सार्वजनिकरण नहीं किया, हमने उद्योगों का भी पूर्ण रूप से सार्वजनिकरण नहीं किया। अर्थात ये जो चीजें हम लोगों ने ग्रहण की थी, ये चीजें, ये विशेषताएं हमने कौन से मॉडल से ली? पूंजीवादी मॉडल से ली। अर्थात खेती निजी हाथों में रहेगी, किसानी लोग अपने स्तर पर काम करेंगे, व्यापार भी निजी हाथों में रहेगा और कुछ उद्योग भी निजी उद्योग भी होंगे। ये जो कुछ विशेषताएं ली वो हमने पूंजीवादी मॉडल से ली, जबकि भारत सरकार ने समाजवादी मॉडल से क्या ग्रहण किया? भारी जो उद्योग धंधे थे, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे थे, आधारभूत जो उद्योग धंधे थे, वहां भारत सरकार ने अपने उपक्रम स्थापित किए और व्यापार का नियमन भारत सरकार ने क्या? उसके नियम कानून कायदे भारत सरकार के द्वारा तय किए गए। कृषि क्षेत्र में बड़े हस्तक्षेप भारत सरकार ने किए, जैसे भूमि सुधार के कार्य किए गए। कुल मिलाकर हमने कुछ बातें समाजवाद से ली, कुछ बातें हमने पूंजीवादी मॉडल से ली। अर्थात कुछ बातें दक्षिणापंथी चाहते वैसी की, कुछ बातें वामपंथी चाहते वैसा की। इस कारण से ये जो मॉडल था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, इसकी आलोचना हुई। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हमने दक्षिणापंथी और समाजवादी, जब हमने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मॉडल से कुछ विशेषताएं ले ली तो दोनों खुश होने चाहिए, दक्षिणापंथी भी खुश होने चाहिए और वामपंथी भी खुश होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि दक्षिणापंथी लोग चाहते थे कि भारत में पूरा का पूरा पूंजीवादी मॉडल स्थापित होना चाहिए, वामपंथी लोग चाहते थे कि भारत में पूरा का पूरा समाजवादी मॉडल स्थापित होना चाहिए। जब पूर्ण रूप से न तो पूंजीवादी मॉडल स्थापित हुआ और न ही जो है समाजवादी मॉडल स्थापित हुआ, इस कारण से दक्षिणापंथियों ने और वामपंथियों ने, दोनों ने इस मॉडल की क्या की? आलोचना की। बहुत ढंग से सुनना इस बात को। दक्षिणापंथी और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की जो आलोचना की, इसी को जो है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र विवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात दक्षिणापंथी चाहते थे कि सब कुछ निजीकरण होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए? निजीकरण होना चाहिए। वामपंथी लोग चाहते थे कि सब कुछ क्या होना चाहिए? सार्वजनिकरण होना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिकरण होना चाहिए। लेकिन न तो सब कुछ सार्वजनिकरण था और न ही निजीकरण था। इसलिए एक मिला जुला मॉडल अपनाए जाने के कारण दक्षिणापंथी और वामपंथी वर्गों ने इसकी आलोचना की
कैसे देंगे इसका उत्तर? बिल्कुल पॉइंट में आप लोगों को उत्तर देना है। ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ये आपकी किताब की पीडीएफ भी साथ साथ चला रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हम कहां से इन बातों को पढ़ रहे हैं, कहां से हम लोगों ने पॉइंट बनाए हैं। तो इस प्रकार से पूंजीवादी, इस प्रकार से दक्षिणापंथी और वामपंथी दोनों ने इस मॉडल की आलोचना की। देखिए काफी डिटेल में मैं बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको केवल इतना ही लिखना है कि आजाद भारत के समक्ष विकास के दो मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। लेकिन भारत सरकार ने न तो पूर्ण रूप से पूंजीवादी मॉडल अपनाया और न ही समाजवादी मॉडल अपनाया। पंडित नेहरू और भारत सरकार ने दोनों ही मॉडल की कुछ विशेषताओं को लेकर एक नया मॉडल अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये जो भारत सरकार के द्वारा मिला जुला जो मॉडल अपनाया गया, इसकी दक्षिणापंथी और वामपंथियों ने दोनों ने इसकी आलोचना की। आप कहोगे आपने तो 2-3 लाइन में पूरी बात कर दी। बिल्कुल, समझाने के लिए आपको 5-10 मिनट लेने पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए, लेकिन लिखने में हमें बहुत सारगर्भित बातें लिखनी है। और उसके बाद आप क्या हेडिंग लगाओगे? आलोचना। ये जो मिश्रित मॉडल थी इसकी आलोचना हुई, और हमेशा आलोचनाएं तुलनात्मक रूप से आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं ताकि आप लोगों को अच्छे नंबर मिले। देखिए मैं कुछ मॉडल पेपर की आंसर शीट भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा। हस्तलिखित आंसर शीट आप लोगों तक पहुंचाएंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जल्दी कर देंगे, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। उससे आपको आइडिया आएगा कि आखिर किसी प्रश्न का उत्तर हमें कितनी लाइनों में देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। 3.25 घंटे में हम लोगों को 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को सिखाएंगे। यही तो कारण है पिछली बार हमारे 58 विद्यार्थियों में से 19 से 20 विद्यार्थियों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए राजनीति विज्ञान में, जिसमें हमारे 3 विद्यार्थी 99 पर थे। पुष्पा चौधरी 99 अंक उसने प्राप्त किए थे, और भी 2 विद्यार्थियों ने 99 अंक प्राप्त किए थे। 3 विद्यार्थी 98 पे थे, 4 विद्यार्थी 97 पर थे और 3 विद्यार्थी 96 पर थे। आपके भी ये अंक आ सकते हैं। आवश्यकता है विषय में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, और यही काम मैं कर रहा हूं कि आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस में रुचि उत्पन्न हो और हमारा विषय नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। अतः मैं एक शिक्षक हूं, मैं राजनीति विज्ञान का व्याख्याता हूं, तो ये मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है कि विषय के प्रति आप लोगों की रुचि उत्पन्न करना, विषय को नई ऊंचाई तक पहुंचाना ही मेरा कार्य है, और वही मैं कर रहा हूं। तो विषय में आप लोगों की जब रुचि उत्पन्न होगी तो आप स्वतः ही सब कुछ कर लेंगे, फिर किसी को आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप अध्ययन कीजिए। तो प्रश्नों के उत्तर कैसे देना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसके बाद आप लोग लिखोगे आलोचना। आलोचना किसने की? दक्षिणापंथियों ने भी आलोचना की और वामपंथी लोगों ने भी आलोचना की। अर्थात जो लोग चाहते थे पूंजीवादी मॉडल स्थापित हो, उन्होंने भी आलोचना की, और जो लोग चाहते थे समाजवादी मॉडल भारत में अपनाया जाना चाहिए, उन्होंने भी आलोचना की। क्यों की इन्होंने आलोचना? क्योंकि दक्षिणापंथी चाहते थे कि सब कुछ निजीकरण नहीं किया गया, वामपंथियों ने कहा सब कुछ सार्वजनिकरण नहीं किया गया। दोनों चाहते थे, क्योंकि 2 फल है, एक फल कह रहा आप मुझे खाइए, एक फल कह रहा है नहीं आप इस मेरे वाले फल को खाइए। तो हमने क्या करते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाते हैं, आधा फल इसका काट लिया, आधा फल इसका काट लिया और दोनों खा लिए। इसने कहा नहीं मेरा पूरा नहीं खाया, ये कहेंगे नहीं मेरा भी पूरा नहीं खाया। आलोचना करने के कई तरीके होते हैं। आइए देखते हैं दक्षिणापंथियों ने क्या आलोचना की। दक्षिणापंथियों ने पहली आलोचना की कि निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी गई, अर्थात निजी क्षेत्र के लिए सरकार को जितना करना था उतना सरकार ने नहीं किया। और ये दक्षिणापंथी चाहते थे कि निजी क्षेत्र के लिए और खुला स्थान होना चाहिए था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए। यानी सरकार ने न तो निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त जगह दी और नई सरकार ने निजीकरण को बढ़ाने के लिए, निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए। पहली आलोचना थी इनकी ये। दूसरी आलोचना इन्होंने की कि सरकार ने कुछ क्षेत्र निजी लोगों के लिए सुरक्षित तो रखे, लेकिन सरकार ने निजी उपक्रम स्थापित करने के समक्ष लाइसेंस और परमिट नामक कुछ रोड़े अटका कर रखे, कुछ बाधाएं उत्पन्न की। क्योंकि आपको कोई निजी उपक्रम स्थापित करना है, आपको लाइसेंस लेनी होगी, आप लोगों को उसका परमिट लेना होगा, और ये लाइसेंस लेने की प्रक्रिया, ये परमिट लेने की प्रक्रिया ठीक नहीं थी। ये काफी जटिल प्रक्रिया थी, आसानी से कोई अपना उपक्रम स्थापित नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इन लोगों ने दूसरी आलोचना की कि सरकार ने निजी क्षेत्र के समक्ष कुछ रोड़े अटकाए, कुछ बाधाएं उत्पन्न की, लाइसेंस और परमिट के नाम से हम लोगों को परेशान किया गया। तीसरी आलोचना इन्होंने की कि बाजार प्रतिस्पर्धा से विहीन हो गया। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि बाजार प्रतिस्पर्धा से विहीन कैसे हो गया? क्योंकि भारत सरकार ने, जैसा कि पहले भी हम इस बात को आप
आपके साथ में साझा कर चुके हैं, एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला देते हैं कि भारत सरकार ने प्रारंभिक समय में हमारे घरेलू उद्योग धंधों के संरक्षण की नीति अपनाई। अर्थात भारत सरकार चाहती थी कि हमारे जो देसी उद्योग धंधे हैं वो मजबूत हो, और वो मजबूत कब होंगे? जब उनमें बना माल भारत में बिकेगा, और यदि विदेशों से उन वस्तुओं का आयात होगा तो विदेशी वस्तुएं सस्ती थी, तो क्या भारतीय उद्योगों में बनी कोई वस्तुएं खरीदता? नहीं खरीदता। इसलिए भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों में बनने वाली वस्तुओं के आयात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ताकि घरेलू उद्योगों में बनी हुई वस्तुएं बाजार में बिक सके। दक्षिणापंथियों ने यह आलोचना की कि सरकार द्वारा ऐसा करने के कारण बाजार जो थे वो प्रतिस्पर्धा विहीन हो गए, क्योंकि फिर घरेलू उद्योग धंधों, निजी जो उद्योग थे, उन्हें अपनी वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उनका माल बिकना था। तो बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन हो गया, इससे भी उपभोक्ताओं को क्या हुआ? नुकसान हुआ। चौथी आलोचना इन लोगों ने की है कि सरकार ने बहुत अधिक क्षेत्र अपने पास रखा। अत्यधिक जो क्षेत्र थे वो सरकार ने अपने पास में रखे, इस कारण से भ्रष्टाचार बढ़ा और अकुशलता बढ़ी। तो इनका मानना था आवश्यकता से अधिक क्षेत्र सरकार ने अपने पास रखे, इसलिए भ्रष्टाचार भी बढ़ा और अकुशलता भी बढ़ी। फटाफट में 4 पॉइंट आप लोगों के सामने वापस रिपीट कर देता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और इसे बढ़ाने के लिए भी किसी प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए। नंबर 2, इन लोगों का कहना था कि लाइसेंस और परमिट के माध्यम से निजी क्षेत्र के सामने कुछ बाधाएं उत्पन्न की गई। तीसरी इनकी आलोचना थी कि बाजार प्रतिस्पर्धाहीन हो गए, सरकार ने घरेलू उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा इन्होंने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा, अकुशलता बढ़ी, क्योंकि सरकार ने आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने क्षेत्र अपने पास में रखे। ये तो थी दक्षिणापंथियों की आलोचना, लेकिन वामपंथियों ने भी इस मॉडल की आलोचना की। क्या आलोचना की? वामपंथियों ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष धन निवेश नहीं किया, यानी कि सरकार को जितना करना चाहिए था सरकार ने उतना किया नहीं। विशेष रूप से सरकार को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जो धन निवेश करना था, जितनी सुविधाएं जनता को देनी थी, उतनी सुविधाएं सरकार ने नहीं दी। दूसरा इन्होंने कहा कि सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में ध्यान दिया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार से सरकार ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया, निजी क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाया, जबकि लाभ किसको पहुंचाना था? लाभ पहुंचाना था गरीबों को। तो दूसरी आलोचना इन्होंने की कि सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में ध्यान दिया जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लोग जाने को तैयार नहीं थे। आप लोग जानते हैं निजी उद्योग धंधे या निजी व्यक्ति कहां निवेश करेगा? जहां उसको अधिकतम लाभ होगा। लेकिन सरकार को तो अपने उपक्रम वहां पर भी स्थापित करने पड़ेंगे जहां से लाभ नहीं भी हो। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में ध्यान दिया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं थे। इससे उल्टा निजी क्षेत्र को लाभ हुआ और आम लोगों को इससे क्या हुआ? नुकसान। तीसरी आलोचना इन्होंने की है कि एक नया वर्ग उदय हुआ। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाने के कारण एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो काम विशेष रूप से कुछ नहीं करता था, मोटी तनख्वाह उनको प्राप्त होती थी और जो है अन्य सुविधाओं का वो उपभोग करते थे। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा था कि ये जो मिला जुला मॉडल अपनाया, इससे एक मध्यम वर्ग, एक मंझले दर्जे के वर्ग का उदय हुआ, जिसको बहुत अधिक लाभ हुआ। चौथी आलोचना ये कहते हैं कि इस प्रारंभिक समय में सरकार के द्वारा अपनाए गए विकास के इस मॉडल से किसी प्रकार की जो है गरीबी दूर नहीं हुई। वास्तव में गरीबी दूर होनी थी, लेकिन गरीबी के प्रतिशत में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती गई थी। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का पूरा हुआ। उत्तर किस प्रकार से देना है वो मैंने आप लोगों को बताया। ये मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि भेज नहीं पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच जाए ताकि आप भी इस प्रकार से अपने नोट्स बना सके। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्लियर हुआ, निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र विवाद के बारे में आप क्या समझते हैं? कथन की पुष्टि कीजिए। या निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र विवाद क्या था? आइए आगे बढ़ते हैं। अब है कि जो भारत सरकार ने जो विकास की योजना चलाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इनकी जो हमारे देश का नियोजित विकास किया, उसके परिणाम क्या हुए? तो उसके परिणाम दो प्रकार के, कुछ उसके लाभ हुए तो कुछ उसकी आलोचना भी है। लाभ क्या हुआ? पहले तो नेगेटिव परिणाम क्या थे? पहला नेगेटिव परिणाम यह था
कि इन विकास योजनाओं का सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता यहां से कोई प्रश्न आएगा, लेकिन अध्याय में है चीजें तो आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। सभी को समान रूप से लाभ नहीं हुआ। असमान विकास से क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ। कुछ क्षेत्र का विकास हो गया, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। दूसरा, विकास का लाभ सबको समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी वजह से गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता गया। सकारात्मक क्या इसके परिणाम रहे? तो भारत का आर्थिक विकास की बुनियाद रखी गई इन प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ही भाखड़ा नागल बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इस्पात संयंत्र स्थापित हुए, तेल शोधन कारखानों की स्थापना हुई, रक्षा उत्पादन बढ़ा, विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की गई और संचार का आधारभूत ढांचा स्थापित हुआ। आर्थिक समृद्धि की नींव रखी गई। आने वाले समय में जो देश का विकास हुआ, उस विकास में इन सारी योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आइए बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। भूमि सुधार पर टिप्पणी लिखिए। भारत सरकार के द्वारा आजादी के बाद जो भूमि सुधार के कार्यक्रम किए गए, विशेष रूप से खेती किसानी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो प्रयास किए, उन भूमि सुधार के कार्यक्रमों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, हमारी सरकार चाहती थी कि किसी भी प्रकार से भूमि सुधार हो, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाह रही थी। आप सब जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। भारत सरकार का प्रारंभिक उद्देश्य था कि भारत को कृषि की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, और इसके लिए हमारे देश में संविधान लागू होते ही भूमि सुधार के प्रयास किए गए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी विधायिका के गठन से पूर्व ही, जनता द्वारा निर्वाचित विधायिका के गठन के पूर्व ही, हमारी संविधान सभा ही व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कर रही थी, और हमारी संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान में प्रथम अमेंडमेंट किया गया, प्रथम संविधान संशोधन किया गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। आप सब जानते हैं कि प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। हमारी लोकसभा और राज्यसभा अस्तित्व में 1952 में आई थी, लेकिन पहला संविधान संशोधन कब हो गया था? 1951 में ही हो गया था। और इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची, जो भूमि सुधार से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भी भूमि सुधार को लेकर कितने गंभीर थे। और तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित है। ये तो हो गई एक बात, हालांकि आपकी किताब में चीज नहीं है, फिर भी आप लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो भूमि सुधार के कार्य किए गए, उसमें से टोटल 4 कदम उठाए भारत सरकार ने। कितने कदम उठाए? 4। उसमें से 2 कदम सफल रहे और 2 कदम असफल रहे। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से 1 नंबर का पूछा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा भूमि सुधार हेतु सबसे जो प्रभावी कदम जो उठाया गया, उसके तहत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। अब पुराने एनसीईआरटी के पेपर देखोगे कक्षा 12 के, तो प्रश्न पूछा गया, भूमि सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया सबसे सफलतम कदम कौन सा था? तो वो कदम कौन सा था? जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। ये जमींदारी प्रथा क्या थी? ब्रिटिश काल से ही चली आ रही थी, मुगल काल से ही चली आ रही थी। जमीनें ऐसे वर्ग के हाथ में थी जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत और ताकतवर लोग हुआ करते थे, जिनका जमीनों से दूर दूर तक, खेती से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं हुआ करता था। ऐसे लोगों के पास में जमीनें थी। भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जमीनें ऐसे वर्ग के हाथ में सौंपी जो वास्तव में खेती, खलिहानों, किसानों और काश्तकारी का जो कार्य कर रहे थे। इससे आम व्यक्ति को जमीनें प्राप्त हुई, तो उससे उनका सुदृढ़ीकरण हुआ। तो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा पहला, भारत सरकार का भूमि सुधार हेतु सबसे बेहतरीन, जो सबसे सफल कदम था, वो कौन सा था? जमींदारी प्रथा को क्या करना? समाप्त करना। दूसरा कदम जो सफल हुआ, भारत सरकार ने बड़े फॉर्म तैयार किए, यानी कि जो छोटे छोटे जो खेतों के टुकड़े थे, उन छोटे छोटे खेतों की टुकड़ों को स्थान पर भारत सरकार ने बड़े फॉर्मों का निर्माण किया। यानी कि छोटे छोटे जो खेत के टुकड़े थे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को जो है एक बड़े फॉर्म के रूप में तब्दील किया गया, ताकि अधिकतम स्थानों पर खेती की जाए। अधिकतम स्थान पर क्या की जा सके? खेती की जाए। और खेत के बीच की जो, हम जिसको मारवाड़ी में जो है माठ कहते हैं, उसमें वो जगह, भूमि की जो स्थान है, जो जगह वो वेस्ट नहीं रहे, उसका भी पूरा उपयोग हो। इसलिए छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े फार्मों का निर्माण किया गया, ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके। और ये दोनों प्रयास भारत सरकार के क्या हुए थे? सफल हुए।
भारत सरकार ने भूमि सुधार हेतु टोटल 4 कदम उठाए, 2 सफल हुए, 2 असफल हुए। अब जरा देख लेते हैं 2 असफल कौन से हुए। पहला, भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है। एक कानून बनाया कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है, लेकिन भूस्वामियों ने, बड़े लोगों ने इसका तोड़ निकाल दिया और जमीन अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम करवा दी। एक व्यक्ति के हिस्से में कितने जमीन होनी चाहिए, उसके अधिक जितनी भी जमीन थी उसको अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के लोगों के नाम करवा दी। तो इसका तो लोगों ने तोड़ निकाल दिया। इस कानून की वजह से किसी के पास अधिक जमीन थी तो वो दूसरों के पास में गई नहीं या सरकार के पास में नहीं आई। दूसरी, काश्तकारों की कानूनी सुरक्षा दी गई। ऐसे लोग जो दूसरों की जमीनों पर काम करते थे, उन लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कुछ बहुत से नियम कानून कायदे बनाए गए, लेकिन ये कानून भी केवल कागज की शोभा बढ़ाते रहे, ये भी धरातल पर लागू नहीं हुए। लेकिन ये भूमि सुधार के कार्यक्रम ज्यादा सफल क्यों नहीं, उसके कारण थे क्योंकि गांवों में जो भूस्वामी वर्ग थे, जो जमींदार लोग थे, वो बहुत ताकतवर थे, वो बहुत अधिक मजबूत थे और उनका सामाजिक रुतबे के साथ साथ में राजनीतिक रसूखदार भी थे। वो राजनीति में भी उनका लेना देना था, राजनीतिक पार्टियों से उनका सीधा लिंक था, अतः ज्यादा ये प्रभाव सफल नहीं हो पाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा कि भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी लिखिए, तब आपको 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, टोटल 4 पॉइंट में इस प्रश्न का क्या देना है, उत्तर देना है। और यदि ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भूमि सुधार हेतु किए गए भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उनमें से सफल कौन से हुए, तो वो आप ये दोनों चीजें लिखोगे। और यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है भूमि सुधार हेतु किया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम सरकार का कौन सा था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपका उत्तर क्या होगा, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, खाद्यान्न संकट, और विशेष रूप से इस खाद्यान्न संकट की बात करेंगे हम बिहार के संदर्भ में। आप लोग जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से असफल हुई थी। 1961 से 1966 के बीच में जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो पूर्ण रूप से असफल हुई। यह असफल क्यों हुई, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये 1960 का जो दशक है इसको खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। इसको खतरनाक दशक के नाम से क्यों जाना जाता है उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि 1962 में चीनी आक्रमण हुआ भारत के ऊपर और भारत को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। अगले अध्याय में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। इस चीनी आक्रमण के कारण पंडित नेहरू का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा और 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया। आप जानते हैं कि पंडित नेहरू 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और पंडित के नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस में उत्तराधिकार के संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। आप ये भी जानते हैं कि बहुत से लोगों ने यह कहा था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद भारत में अब लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। पंडित के बाद में लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ने पंडित नेहरू की कमी को पूरा जरूर किया था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के काल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 1965 में पाक ने आक्रमण किया कच्छ के रण को लेकर, तो 2 बड़े युद्ध लड़े इस दशक में हम लोगों ने, और रही सही कसर 1966 के अंदर जो देश में सूखा पड़ा, जो देश में अकाल पड़ा, उस अकाल के कारण जो है स्थितियां और अधिक विकराल हो गई थी। आप ये भी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। इन सारी परिस्थितियों के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से असफल हुई। 1965 से 1967 के बीच में जो अकाल पड़ा हिंदुस्तान के अंदर, उसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पहले से दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की उपेक्षा की गई, हम बात कर चुके हैं, और अब 1965 से 1967 के बीच में जो सूखा पड़ा, उस सूखे की वजह से देश में अकाल की स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा लगातार देश में जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही थी। सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि ने उन विकास पर पानी फेर दिया। 1962 और 1965 में हमने 2 युद्ध लड़े, और आप जानते हैं कि जब युद्ध लड़ा जाता है तब देश के सारे आर्थिक जो संसाधन है हम हथियारों के निर्माण में या फिर हम युद्धक सामग्री के निर्माण में या फिर सारे वहां पर लगा देते हैं। आप ये भी जानते हैं चाहे युद्ध में जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान
दोनों पक्ष को उठाना पड़ता है, और जब कोई देश युद्ध में संलग्न होता है तो वो अपने देश के विकास की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का संरक्षण किया गया था, उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। इस कारण से भारत कृषि के क्षेत्र में पिछड़ गया, और 1965 से 1969 में जो ये अकाल पड़ा था, उस अकाल पूरे हिंदुस्तान में था लगभग, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो पीड़ित हुआ, गरीबी में आटा जो गिला हुआ, वो किसका हुआ? बिहार का हुआ। और जरा देखते हैं बिहार के संदर्भ में खाद्यान्न संकट किस प्रकार से था। बिहार के जिलों में से 9 ऐसे जिले थे वहां सामान्य पैदावार से भी आधी पैदावार हुई, यानी कि बिहार के 9 जिले थे जहां सामान्य पैदावार, जब अकाल नहीं होता है तब वहां कितनी पैदावार होती, उससे भी आधी पैदावार उत्पन्न हुई, इनकी उत्पादन हुआ। और इन 9 में से 5 जिले तो ऐसे थे जहां मात्र 1/3 उत्पादन हुआ। जितना उत्पादन होना था उसका मात्र तीसरा हिस्सा, 33% उत्पादन हुआ। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार की दुर्दशा कितनी अधिक थी। परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या हुए? देखो, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, बिहार में खाद्यान्न संकट पर टिप्पणी पूछिए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहां से कोई प्रश्न आएगा। 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जा सकता, वहां तक हम अभी पहुंच रहे हैं। देखिए परिणाम क्या हुआ, बिहार में कुपोषण बढ़ा। जब लोगों को पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हुए, पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो कुपोषण बढ़ा। प्रति व्यक्ति 2200 कैलोरी भोजन बिहार के व्यक्तियों को जो मिल रहा था औसत, वो घटकर कहां तक आ गया? 1200 कैलोरी तक। 2200 से सीधा 1200 कैलोरी। आप जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को हमारी किताब के अनुसार 2250 कैलोरी भोजन, 2450 कैलोरी भोजन प्राप्त होना चाहिए, उसकी जगह बिहार के लोगों को मात्र 1200 कैलोरी भोजन प्राप्त हो रहा था। 1967 में जो मृत्यु दर थी वो पिछले वर्ष की तुलना में 34% बढ़ गई। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 34%। तो इस प्रकार से बिहार में मौतें हो रही थी, अकाल मौतें हो रही थी। खाद्यान्न दुगनी कीमत पर बिहार में बिक रहा था। उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा में जितने में चावल और गेहूं बिक रहे थे, उससे डबल कीमत में यहां बिहार में वस्तुएं बिक रही थी, खाद्यान्न बिक रहा था। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो तो इलाकाबंदी या जोनिंग। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इलाकाबंदी या जोनिंग से आप क्या समझते हैं? जोनिंग और इलाकाबंदी का मतलब है कि उस समय हमारे देश में इस प्रकार के नियम थे कि एक राज्य दूसरे राज्य में अपने खाद्यान्न का निर्यात नहीं कर सकता था, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं और चावल को नहीं ले जाया जा सकता था। यही कारण था कि गेहूं और चावल पंजाब में जितने में बिक रहे थे उससे दुगुनी कीमत में बिहार में बिक रहे थे, क्योंकि बिहार में उत्पादन कम हुआ। तो इस जॉनिंग, इसको कहते हैं इलाकाबंदी, यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं को ले जाया नहीं जा सकता है। इसी को हम जॉनिंग के माध्यम से जानते हैं। तो बिहार के अकाल को ज्यादा जो है आग में घी का कार्य किसने किया? जॉनिंग ने या इलाकाबंदी ने किया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। और प्रभाव क्या पड़े? गरीबों के हालात और अधिक बेहाल हो गए, और गेहूं का भारत को क्या करना पड़ा? निर्यात करना पड़ा। विशेष रूप से कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1965 और 1967 के बीच में इस अकाल के कारण हम खाद्यान्न की दृष्टि से विदेशों पर निर्भर हो गए, और खाद्यान्न की दृष्टि से हमारे विदेशों पर निर्भरता ने भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती स्थापित कर दी। अब योजनाकारों का मुख्य ध्येय था भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना। यहीं से जुड़ा टॉपिक हम आगे शुरू कर रहे हैं, जो कि इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है मेरे ध्यान से। तो बिहार के खाद्यान्न संकट में खाद्यान्न संकट के कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या हुए? बड़े इजी प्रश्न है। जॉनिंग इलाकाबंदी को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बिहार का जो खाद्यान्न संकट था, और ये पूरे देश में जो खाद्यान्न संकट आया 1965 और 1967 के बीच में, इससे हमारी विदेशों पर जो खाद्यान्न की दृष्टि से जो निर्भरता हो गई, वो हमारे लिए चिंता का विषय था। जिस देश में खाद्यान्न का उत्पादन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जो देश अपने देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन भी पूरा नहीं कर पा रहा है, उस देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, और खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए और भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया 1966 में। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का, बट ढंग से आप लोगों को तैयार करना है। एक बार फिर बता देता हूं प्रश्न क्या रहेगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं
और इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, यानी हरित क्रांति से हुए लाभ और हरित क्रांति से हुए नुकसानों को स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा देखिए। 1965 से 1967 के बीच में हिंदुस्तान में जो खाद्यान्न का संकट आया, खाद्यान्न के संकट के कारण ही हम जो है विदेशों के ऊपर निर्भर हो गए और हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ा। साथ ही साथ हिंदुस्तान को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से MS स्वामीनाथन ने 1966 में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। 3 लाइन में आपको यह बात बतानी है। हिंदुस्तान से खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए, भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए MS स्वामीनाथन के द्वारा 1966-1967 में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। आगे देखिए क्या थी हरित क्रांति। इस हरित क्रांति के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, यानी कि खाद्य सुरक्षा, भारत को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना। साथ ही इस हरित क्रांति में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया था, इससे पहले सरकार की जो योजनाएं थी वो इस प्रकार से थी कि उन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश किया जाए जहां यानी कि लोग गरीब हैं, ताकि वो उत्पादन कर सके। लेकिन इस खाद्यान्न संकट ने भारत सरकार को एक सबक सिखाया कि जो समृद्ध इलाके हैं, जो संपन्न किसान हैं, उनको और सहायता दो ताकि वो बहुत जल्दी उत्पादन को तेज गति से आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए इस हरित क्रांति के माध्यम से समृद्ध किसानों को सहायता दी गई। जो साधन संपन्न जो किसान थे उनको सहयोग दिया गया, उनके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि खाद्यान्न संकट को दूर किया जा सके। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग किया गया, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाओं को उपयोग में लाया गया, बेहतरीन सिंचाई सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई गई, उर्वरक खाद लोगों को उपलब्ध करवाया गया और मशीनों के द्वारा कृषि की गई। किसके द्वारा की गई? मशीनों के द्वारा। मशीनों के द्वारा जो है कृषि की गई ताकि अधिकतम कम समय में अधिकतम खेती की जा सके। तो बहुत ढंग से आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के तहत देखिए क्षेत्रफल वही था, हमारे पास में खेती करने लायक जमीन वही थी, लेकिन उसी जमीन से जहां एक 5 बीघा जमीन से 10 क्विंटल धान हो रहा है, उसको बढ़ाकर हमें कितना करना है? 20 बीघा करना है। कृषि क्षेत्र वही है, उसी कृषि क्षेत्र से उत्पादन को हम लोगों को बढ़ाना है और इसी कृषि क्षेत्र से उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहला हमने प्रयास किया, उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया ताकि अधिक फसल प्राप्त हो सके। दूसरा हमने प्रयास किया कि उर्वरक खाद के माध्यम से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। तीसरा हमने प्रयास किया कि धान जब बाहर निकल जाता है तब कीट उसको नष्ट कर देते हैं, तो उस कीटों से उच्च धान को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया और उस क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई ताकि जो है ज्यादा उत्पादन हो सके। और इसके साथ ही ये जो खेती जो की गई, ये मशीनों के द्वारा की गई, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा इस कृषि को किया गया ताकि कम समय में अधिक उत्पादन हो सके। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप इन कृषि क्षेत्रों से उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा और सबसे अधिक जो उत्पादन बढ़ा वो किसका बढ़ा था? गेहूं का। इसलिए इसको गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति गेहूं की क्रांति के पर्याय मानी जाती है। आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किसमें सबसे अधिक इजाफा हुआ, किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं। एक पार्ट तो हुआ इसका। ये हरित क्रांति का प्रश्न आप लोगों को 3 भागों में देना है। कितने भागों में देना है? 3 भागों में, तब कहीं जाकर 3-4 नंबर का एक प्रश्न बनेगा। सबसे पहले हरित क्रांति का क्या अभिप्राय है, तो उसका उत्तर मैं बोल रहा हूं 3 लाइन में। 1965 के बाद भारत में आया खाद्यान्न संकट और विदेशों से हमारी खाद्यान्न के प्रति जो निर्भरता थी उसको दूर करने के लिए और खाद्यान्न की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए MS स्वामीनाथन ने 1966-1967 में हरित क्रांति का सूत्रपात किया। इसके तहत विशेष रूप से समृद्ध किसानों को भारत सरकार के द्वारा सहयोग दिया गया। इसके तहत भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसी कृषि भूमि क्षेत्र से अधिक उत्पादन करने की नई रणनीति अपनाई गई। इसके तहत कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, उर्वरक खाद का प्रयोग किया गया। इसके तहत जो है हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और मशीनों के द्वारा खेती की गई, जिससे तीव्र गति से उत्पादन बढ़ा। विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई और भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। इसी को हम
हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। 4 लाइन में ये बात आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इससे भी आगे बढ़ेगा कि हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, एकदम तुलनात्मक। ही देखिए, मैंने पहले से पॉइंट लिख रखे ताकि समय थोड़ा कम लगे और मैं आपको हर चीज को ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर कर सकूं, मुझे बोलने का ज्यादा अवसर मिले, क्योंकि लिखी हुई बातें तो सारी बुक्स में है ही आप लोगों के, और उसको पॉइंटों में कैसे बनाकर आप लोगों को लिखना चाहिए, ऐसा आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे सकूं। इसलिए इस वीडियो में पहले से पॉइंट मैंने किताब से छांट छांट कर पॉइंट बनाकर लिखे, और आपको भी ठीक उत्तर इसी प्रकार से देने। तो हरित क्रांति के सबसे पहले हम लोग देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। कौन से प्रभाव? सकारात्मक प्रभाव। पहला सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव का मतलब यहां पर लाभ भी है। क्या है? लाभ। पहला लाभ यह हुआ कि धनी किसानों व बड़े भूस्वामियों को लाभ हुआ। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या गरीबों को लाभ नहीं हुआ? क्या छोटे किसानों को लाभ नहीं हुआ? नहीं, हमने प्रारंभ में इस बात को आपके एकदम क्लियर कर दिया था, क्योंकि हरित क्रांति के तहत समृद्ध किसानों को ही सहयोग दिया गया, ताकि जो पहले से समृद्ध है उनको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा देंगे, इससे देश में खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर होगा। तो ध्यान रखना, हरित क्रांति के तहत जो धनी किसान थे, जो बड़े भूस्वामी थे, उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। दूसरा लाभ, हरित क्रांति के तहत गेहूं की पैदावार बढ़ी, इसलिए इसे गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर हो गया। खाद्यान्न की दृष्टि से हिंदुस्तान क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया, और खाद्यान्न की जो हमारी विदेशों के ऊपर जो निर्भरता थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। तीसरा, विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों को बहुत अधिक इससे लाभान्वित हुआ, क्योंकि बड़े जो किसान थे, भूस्वामी जो थे, अधिकतर कौन से भारत में थे? उत्तर भारत में। तो ये 4 पॉइंट हुए इसके लाभ। एकदम ऐसे कैसे पॉइंट लिखने आप लोगों को? धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को लाभ हुआ, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया, और उत्तर भारत के किसानों को लाभ हुआ। लेकिन हरित क्रांति के परिणाम एक जैसे नहीं थे, इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। यानी कि हम कह सकते हैं हरित क्रांति से हानि क्या हुई? पहली हानि यह हुई कि क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया। क्षेत्रीय असंतुलन किसको कहा जाता है? जब एक क्षेत्र का विकास हो जाए और दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं हो, तो उसे हम क्षेत्रीय असंतुलन के नाम से जानते हैं। और जब क्षेत्रीय असंतुलन होता है तो जिस क्षेत्र का कम विकास हुआ है वहां आंदोलन की राह पड़ते हैं लोग, वहां से अलगाववाद की बातें होती है। हम क्षेत्रीय असंतुलन एक अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को बताएंगे कि पूर्वोत्तर में, पंजाब के क्षेत्र में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ। क्षेत्रीय असंतुलन के तहत पंजाब, हरियाणा और यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ मिला। आप देखेंगे आगे की तरफ से कि विशेष रूप से समृद्ध जो किसान थे, उन समृद्ध किसानों ने एक आंदोलन किया था, बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन। जन आंदोलन के उदय नामक अध्याय में हम इस बात पर वापस आएंगे। हरित क्रांति से कुछ किसानों ने बहुत अधिक लाभ उठाया था। तो हरित क्रांति का पहला जो हानिकारक प्रभाव है वो यह है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ, कुछ क्षेत्र समृद्ध हो गए और कुछ क्षेत्र गरीब रह गए। इससे विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसान बहुत अधिक लाभान्वित हुए। ये विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गए। मानचित्र का प्रश्न यदि पूछा जाता था, ऐसे ही पूछा जाता है, किन्हीं 2 हरित क्रांति से लाभान्वित राज्यों को नामांकित कीजिए, ऐसे में आपका उत्तर क्या होगा? पंजाब और हरियाणा। दूसरा इसका नकारात्मक प्रभाव, गरीब किसानों व भूस्वामियों के बीच में खाई बढ़ गई। यानी कि गरीब किसान और गरीब होता गया और अमीर जो किसान थे वो और अधिक अमीर बनते गए। कुल मिलाकर जो है हम कह सकते हैं कि आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गया। अमीर ज्यादा अमीर हो गए और गरीब ज्यादा गरीब हो गए। ध्रुवीकरण तेज हो गया। ध्रुवीकरण का मतलब है कि कुछ क्षेत्र ज्यादा अमीर हो गए और कुछ क्षेत्र गरीब रह गए। तो दूसरा, गरीब किसान और अमीर भूस्वामियों के बीच में खाई बढ़ गई। तीसरा, मध्यम श्रेणी के किसानों का उदय हुआ। मंझले दृष्टि के किसान, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था ठीक थी, उन्होंने इस हरित क्रांति से बहुत अधिक लाभ उठा लिया। और पहले तो गरीब और अमीर 2 ही किसान हुआ करते थे, बीच में और किसान आ गए, मध्यम श्रेणी के किसान, मंझले श्रेणी के किसान, और इनको भी काफी अधिक लाभ हुआ। चौथा हानिकारक परिणाम यह हुआ कि जब इस हरित क्रांति से गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, तो वामपंथी विचारधारा के जो लोग थे, इन वामपंथियों ने इन किसानों को लामबंद किया, एकत्रित किया और उन्होंने क्रांति की राह अपनाई, हिंसक राह अपनाई। आपको याद रहेगा
कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रारंभ में हिंसक किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया, बाद में हालांकि उसने हिंसा का क्षेत्र छोड़ दिया। तो ये था आपके हरित क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। आइए इस अध्याय के ठीक हम लास्ट में सबसे अच्छे एक और टॉपिक की बात करते हैं। मुझे लगता है कि एक एक नंबर का प्रश्न आप लोगों से यदि पूछा जाएगा तो वो प्रश्न यहां से लिया जाएगा। अंतिम टॉपिक है श्वेत क्रांति। छोटे छोटे प्रश्नों की पहले चर्चा कर लेते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब श्वेत यानी कि व्हाइट बिल्कुल, और श्वेत होता है दुग्ध। श्वेत क्रांति के तहत दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, इसलिए इसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इस पार्ट में से तो 4 प्रश्न जो है एक एक नंबर के हैं, तो यहां से तो आना ही आना है, 100% आना है यहां से प्रश्न, हाफ ईयरली में भी आ जाएगा। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा जो गुजरात राज्य है और उस गुजरात राज्य का जो आणंद शहर है, यहां पर अमूल एक कार्यक्रम चलाया गया। अमूल अटरली बटरली के नाम आपने खूब सुने होंगे। कोविड काल में हमारा सहारा अमूल दूध बना था। लंपी, विशेष रूप से लंपी की बीमारी जब आई थी तब हमारा सारा अमूल दूध बना था। आज भी अमूल दूध बहुत अधिक घरों में यूज लिया जाता है। अमूल के आप लोग प्रोडक्ट भी जानते हैं। ये जो अमूल है, आनंद शहर में इसकी स्थापना की गई, डेयरी स्थापित की गई, जो ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन का एक सहकारी आंदोलन है। आनंद के आसपास के गांव घरों में देखिए, प्राचीन समय में भारत में कहा जाता था घी दूध की नदियां बहती है। इनके घी दूध खूब हुआ करता था। बहुत अधिक लोग पशु पालन करते थे, लेकिन उसकी कोई आय का स्रोत नहीं था। जब सबके घर में खूब घी दूध था तो कोई खरीदते नहीं थे, तो उससे आय तो प्राप्त होती नहीं थी। जितना भी है खा पी कर उसको पूरा करना है। लेकिन आनंद शहर में जब डेयरी का विकास हो गया अमूल, तो गांव आनंद के आसपास के लोगों ने उस पशुधन से जो दूध होता था उस दूध को डेयरी पर ले जाते थे, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई, महिलाओं के हितों की विशेष रूप से सुरक्षा हुई। इसलिए इसको ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन का सहकारी आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है, अमूल को। और एक कार्यक्रम चलाया गया, एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम चलाया गया। उस ग्रामीण विकास के कार्यक्रम का नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम था ऑपरेशन फ्लड, जिसके माध्यम से सारे देशव्यापी दुग्ध उत्पादकों को आपस में जोड़ना था, डेयरी संयंत्रों को आपस में जोड़ना था और डेयरी को एक आय का अच्छा साधन बनाने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया। ये जो मॉडल था जो अमूल का, इस मॉडल के विस्तार को ही हम किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। देखिए, ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसके तहत सहकारी दुग्ध उत्पादन और विपणन के राष्ट्रव्यापी तंत्र को आपस में जोड़ा गया। प्राल ऑपरेशन फ्लड डेयरी कार्यक्रम ही नहीं था। इस कार्यक्रम के तहत विकास के एक नए माध्यम को अपनाया गया, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला, विशेष रूप से गरीबी दूर हुई और सहकारी दुग्ध उत्पादन की समस्या सदस्य संख्या लगातार बढ़ती गई। और इन सदस्यों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? महिलाओं की थी। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। और अमूल जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन का जो सहकारी आंदोलन था, इसी मॉडल के विस्तार को हम किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति। दूसरा प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। तीसरा प्रश्न, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। आनंद मानचित्र का प्रश्न पूछा जा सकता है। अमूल का संबंध किस राज्य से है उसको नामांकित कीजिए। गुजरात में आनंद और अमूल। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से राष्ट्रव्यापी तंत्र को दुग्ध उत्पादकों को आपस में जोड़ा गया, ताकि एक बेहतर तरीके से इसको रोजगार का साधन, इसके लाभ क्या हुए? इससे लोगों को रोजगार मिला, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं काफी आत्मनिर्भर हुई।
ये हुआ आपका अध्याय पूरा। आगे के अध्याय में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किस प्रकार से देश में कांग्रेस प्रणाली के समक्ष संकट आया। काफी रोचक अध्याय रहेगा। 5वां अध्याय में इसकी बातचीत करेंगे। लेकिन अगला अध्याय हमारा रहेगा भारत के विदेश संबंध, जिसमें हम पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध, चीन के साथ भारत के संबंध और आजादी के बाद हमने जो विदेश नीति किया आपने उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत की परमाणु नीति की भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है ये 3 वीडियो आपने सही ढंग से देख लिए तो ये जो 5 नंबर है आपके कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। एनसीईआरटी का जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबों से जो अध्ययन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी खूब से प्रश्न मिले होंगे। लगभग इस अध्याय के मैंने टेलीग्राम पर 30 से 35 प्रश्न आप लोगों के बहुवैकल्पिक डाले हैं। वो यदि प्रश्न इन 3 वीडियो को देखने के बाद यदि आप हल करेंगे तो सारे प्रश्न आपके हल होंगे। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप लोगों का सहयोग निरंतर बना रहेगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थी और कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य साझा करेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित है। आप और भी आपकी तरफ से कोई विशेष रूप से बात है तो आप मुझ तक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप सभी कमेंट्स अवश्य करें। आप इस चैनल के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार का निवेदन, इस प्रकार की जो अपेक्षा मेरी आप लोगों से रहेगी। तो फिर मिलते हैं कल, और कल से प्रतिदिन शाम को वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। 3 दिन अवकाश थे तो मैंने दिन में वीडियो अपलोड किए, तो आज शाम को कोई वीडियो नहीं आएगा। उसके बाद प्रतिदिन कोई न कोई वीडियो जरूर आएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी कक्षाएं प्रारंभ करें, इसलिए प्रतिदिन एक कक्षा लाइव कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए रहेगी और उसमें हम बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न प्रारंभ करने वाले हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज शाम कोई एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों तक आ सकते हैं लाइव, तो उस लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि और आपको बेहतर दे सके। थैंक यू वेरी मच।